हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज कि शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी हो तो कैसे की जा सकती है ट्रेडिंग और कैसे उसकी सेटलमेंट होती है। और बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, लेकिन कर देंगे इसको बहुत आसान बेटा। ठीक है जी। और बाबू कल मैं एक डायग्राम बनाना स्टार्ट कर चुका था, आज इसकी चर्चा डिटेल्ड में होगी बेटा। स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर, ब्रोकर, तो चलो बच्चों हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे बेटा ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट होती है। प्यारे बच्चों बात सुन, मैं बोलता हूं आप एक इन्वेस्टर हो, आज आपका मूड आया कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो बेटा आपको किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अप्रोच करना पड़ेगा। वो ब्रोकर जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि डील वही कराकर दे सकता है, फर्जी ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि ट्रांजैक्शन उसी के यूजर आईडी उसी के पासवर्ड से हो सकती है और किसी से के थ्रू नहीं हो सकती बेटा। तो आपने जैसे ही ब्रोकर को अप्रोच करा, उसने कहा ठीक है आप, ठीक है मैं आपके बिहाफ पर ट्रांजैक्शन तो डाल दूंगा, लेकिन आप काम करो 2-4 प्रूफ मुझे सबमिट कर दो, और एक काम करो जरा ये मेरा ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर दो। बेटा मैंने लॉजिक बताया था क्यों ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, क्योंकि बेटा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के एंगल से सोचोगे ना, उनके लिए ब्रोकर्स को कंट्रोल करना आसान है बेटा, क्योंकि ये गिनती में 5 लाख के अप्रॉक्स है बेटा, और 700 करोड़ लोग हैं इन्वेस्टर में। तो बेटा दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं बेटा, अगर मैं बोलता हूं इनका 1% भी इन्वेस्ट करते हो बेटा, 7 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है बेटा, 5 लाख को तो बहुत आसान है। तो बेटा स्टॉक एक्सचेंज ने बोला ब्रोकर हम आपको जानते हैं, जिसकी आईडी से ट्रांजैक्शन होगी हम उसको पकड़ेंगे, हम इन्वेस्टर को नहीं जानते, आप जानो इन्वेस्टर को। तो बेटा ब्रोकर इस डर की वजह से क्या करता है, इन्वेस्टर को पहले दिन ही कहता है ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर दे। और ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करना आपको पता है बेटा क्या शर्तें होती हैं इसकी। बेटा ब्रोकर बोलता है इन्वेस्टर कल को मैं आपके बिहाफ पर कोई ट्रांजैक्शन डालूं तो आप पीछे नहीं हट सकते, आपको उसका पैसा और उसके शेयर जो भी ट्रांजैक्शन डालूंगा वो मैं आपसे लूंगा ही लूंगा। ये सब शर्तें लिखी होती हैं कि मैं आपके खिलाफ केस कर सकता हूं अगर आप पीछे हटे, और सब कुछ बहुत कुछ लिखा होता है। वैसे भी बता देता हूं आज की तारीख में जिनका भी बिजनेस इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, उनके फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर होता है बेटा, हर एक कॉल रिकॉर्ड करता है, अच्छा इतने शेयर बाय करने को कहा था, इतने सेल करने को कहा था। तो बेटा ये चीज़ें लोग पहले ही समझ कर चलते हैं कि कल को कोई प्रॉब्लम ही ना आए बेटा। ठीक है जी बाबू, हमने चर्चा को और आगे बढ़ा दिया था। अब बेटा इन्वेस्टर ने ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर दिया, प्रूफ के तौर पर बेटा आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट कर दिया। पैन कार्ड क्यों, लॉजिक क्या है पैन का बेटा, क्योंकि शेयर मार्केट में इनकम टैक्स लगता है, जो आप कमाते हो बेटा उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है, और इनकम टैक्स के लिए बेटा आपको कहीं ना कहीं पैन कार्ड की जरूरत है। ठीक है ना। आधार कार्ड आपका बेटा इंडियन रेजिडेंट होने का प्रूफ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का साथ में प्रूफ है, आपका एड्रेस का प्रूफ है, बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा प्रूफ है। ठीक है ना बेटा, आपके रेजिडेंट होने का प्रूफ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, आपके एड्रेस का प्रूफ है, एज वेल एज बेटा ब्रोकर को बैंक अकाउंट डिटेल और डीमैट अकाउंट डिटेल भी दे देते हो कि अगर तेरे को मुझे पैसा देना हुआ तो मेरे इस बैंक अकाउंट में दियो, और अगर मुझे शेयर देने हुए तो मैं अपने इस डीमैट अकाउंट से तुझे दूंगा। तो बेटा आपने बैंक अकाउंट डिटेल एंड डीमैट अकाउंट डिटेल भी अपने ब्रोकर तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब आप डील करना स्टार्ट कर रहे हो। मैं फिर वही एग्जाम्पल लेता हूं जो कल जहां से बात खत्म करी थी। आपने क्या करा बेटा, आपने देखा कि रिलायंस के शेयर का दाम 100 रुपये चल रहा है, मान लो, वैसे तो बहुत ज़्यादा है 2200 है, ठीक है ना, मान लो 100 रुपये चल रहा है।
और आपका मूड है 1000 क्वांटिटी बाय करने का, आपने कॉल लगाई बेटा, आपने कॉल करी बेटा अपने ब्रोकर को कि मेरे बिहाफ पर 1000 शेयर बाय कर दो रिलायंस के, ठीक है जी। ब्रोकर क्या करेगा बेटा, देन ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट और बेटा सौदा एंटर कर देगा आपके बिहाफ पर कि वो 1000 शेयर बाय करना चाहता है रिलायंस के। बेटा ब्रोकर को लीगल टाइम अलाउ होता है 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर वो इन्वेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर सकता है। एक ही डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे इस पूरे के पूरे गेम में, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा बेटा इन्वेस्टर को विद इन 24 आवर, लेकिन ये लीगल टाइम है। मैंने आपको बताया बेटा ब्रोकर 1 मिनट भी नहीं लगाता। ब्रोकर को डर है भाई मेरी यूजर आईडी से ट्रांजैक्शन हुई है, कल को स्टॉक एक्सचेंज मेरे गिरेबान पकड़ लेगा, आज ही कर दो भाई जो करना है। उसने हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट नोट देना है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा होता है, गिनती की 5 बातें याद रखनी है। क्या क्या 5 बातें हैं बेटा, द कंपनीज whose share are purchased, the number of share purchased, the price at which share are purchased, date and time of transaction and the brokerage charge। किस कंपनी के शेयर खरीदे, रिलायंस के, कितनी क्वांटिटी में, 1000 क्वांटिटी में, किस प्राइस पर खरीदे, 100 के दाम पर खरीदे बेटा। बाबू डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है और ब्रोकरेज कितनी है। मैं इस पूरे डायग्राम में कहीं पर भी ब्रोकरेज को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत होच पोच क्रिएट हो जाएगी अगर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया तो, ठीक है ना। ब्रोकरेज भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो बेटा जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया, इन्वेस्टर को प्रूफ मिल गया बेटा कि मेरे बिहाफ पर ट्रांजैक्शन हो चुकी है। इसने देखा अच्छा रिलायंस के 100 शेयर बाय हो चुके हैं, तो इसने क्या करा बेटा, अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए को माइनस कर दिया और ब्रोकर के बैंक अकाउंट में 1 लाख को प्लस कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा मैं बोल चुका हूं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट है बेटा जहां सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बिकती है, पुरानी। तो सर आप खरीद तभी पा रहे होंगे जब दुनिया में कोई बेच पा रहा होगा, ठीक है ना। ये कोई कंपनी नहीं बेच रही, कंपनी कभी स्टॉक एक्सचेंज में आती भी नहीं है, कंपनी तो प्राइमरी मार्केट में देती है बेटा, कंपनी तो शेयर प्राइमरी मार्केट में देती है, उसके बाद तो आप आपस में खरीद बेच करते हो बेटा। आप खरीद तभी पा रहे हो दुनिया में कोई बेच पा रहा होगा। और क्या चल रहा होगा बेटा, इस एंगल से भी देख लो बेटा। इस इन्वेस्टर के पास 1000 रिलायंस के शेयर है, इसने 50 रुपए के दाम में खरीदे थे कभी 10 साल पहले, आज दाम 100 रुपए का हो गया, इसको पैसे की जरूरत है। इसने कॉल लगाई अपने ब्रोकर को, ब्रोकर 1000 शेयर रिलायंस के बेच दे, 100 रुपए का दाम है। ब्रोकर ऑनलाइन गया, कनेक्ट करा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को और बेटा सौदा डाल दिया कि मैं 1000 शेयर रिलायंस के बेचना चाहता हूं 100 के दाम पर, ठीक है बेटा। इसने बेचा होगा, इसने खरीदा होगा, सौदा मैच हुआ होगा, तभी ये ट्रांजैक्शन हो रही है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती थी, ठीक है जी। तो बेटा सौदा मैच हो गया बेटा। अब क्या होगा बाबू, ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, लीगल टाइम अलाउड इज 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या क्या लिखा होगा, द कंपनी हुज शेयर आर सोल्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द प्राइस एट विच शेयर आर सोल्ड 100, द क्वांटिटी 1000 बेटा, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज। यानी कि घूम फिर के वही 5 बातें। यानी कि अगर मैं बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या लिखा होता है बेटा, द कंपनी हुज शेयर आर परचेज्ड और सोल्ड, द प्राइस एट विच शेयर आर परचेज्ड और सोल्ड, द क्वांटिटी परचेज्ड और सोल्ड, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज। गिनती की 5 बातें लिखी होती है, दोनों के एंगल से कवर कर दी मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बात क्लियर है, अभी तक सारी कहानी क्लियर है बेटा। इसको प्रूफ मिल गया कि 1000 शेयर बिक गए, तो बेटा इसने अपने डीमैट से शेयर माइनस कर दिए और ब्रोकर के डीमैट में प्लस कर दिए 1000 शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मैं पहले भी बोल चुका हूं ये बात वेरी फर्स्ट डे कि बेटा जब मैं फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन बोल रहा था कि शेयर बेचने में, शेयर खरीदने में कितनी देर लगती है, सेकंड बहुत बड़ी टर्म है। 1 सेकंड भी बोलूँ ना तो बेटा ये भी ज़्यादा हो जाएगा, इतनी तेजी से काम होता है शेयर बेचने में भी और शेयर खरीदने में भी, क्योंकि बेटा करोड़ों नंबर ऑफ बायर है, करोड़ों नंबर ऑफ सेलर है, एक सेकंड में इतनी ट्रांजैक्शन डलती है बेटा, काउंट नहीं हो सकती। और मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि सौदा मैच नहीं हुआ। जब भी बाय की ट्रांजैक्शन डाली सेकंड में बाय हुआ, जब भी सेल की ट्रांजैक्शन डाली हमेशा सेल हुआ। कभी यही नहीं देखा कि सौदा मैच ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं देखा मैंने आज तक। मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूं कुछ 5-1 साल से, मैंने नहीं देखा कभी,
तो आप सोचो बेटा कितने करोड़ों बायर होंगे, कितने करोड़ों सेलर होंगे। चलो ये तो बात समझ में आती है बेटा, शेयर बाय करने में सेकंड लगता है, शेयर सेल करने में सेकंड लगता है। इस बंदे के एंगल से सोचो जिसने शेयर बाय करा है, क्या अभी तक इसको शेयर मिला? भाई शेयर मिल जाता तो डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता। इस बंदे के एंगल से सोचो जिसने शेयर बेचा, पैसे मिले? तो मैं तो कह रहा था सेकंड में बिक जाता है, सेकंड में खरीदा जाता है। बेटा बिक जाता है, एक सेकंड में बिक जाता है, एक सेकंड में खरीदा जाता है, लेकिन सेटलमेंट विल टेक टाइम। सेटलमेंट में टाइम लगता है, कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, सेटलमेंट में टाइम लगता है लेकिन ज्यादा नहीं है। सुन लो बेटा, हर ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट होने वाली है 2 दिन के बाद, यानी कि शेयर मार्केट में इन 3 दिन का बहुत बड़ा रोल है। इसे हम बोलते हैं टी डे, प्यार से बोलते हैं टी डे। टी मतलब ट्रांजैक्शन वाला दिन, इसे हम बोलते हैं T+1 डे, यानी कि बेटा जिस दिन ट्रांजैक्शन करी उससे अगला दिन। और बेटा लास्ट वन इज T+2 डे, ट्रांजैक्शन उससे अगले वाला दिन, उससे अगले वाला दिन। ठीक है ना बेटा? बाबू ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, अभी तक की कहानी टी डे में हो जाती है। जिस दिन ट्रांजैक्शन करी उसी दिन आप पैसे दे देते हो ब्रोकर को, उसी दिन आप शेयर दे देते हो ब्रोकर को। अगला दिन आएगा T+1 डे, इसको हम बोलते हैं बेटा, इसका एक दूसरा नाम है, इसे प्यार से बोलते हैं पे इन डे। क्या बोलते हैं बेटा? पे इन डे। ठीक है ना? एक और दिन आएगा बेटा, इसे हम बोलते हैं पे आउट डे या रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। रोलिंग सेटलमेंट साइकिल बेटा, यानी कि शेयर मार्केट में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसकी सेटलमेंट 2 दिन में होती है। सर अगर मैंने शेयर बाय करने हैं ना, पैसे आज ही चले जाएंगे, शेयर आने में 2 दिन लगेंगे। बेटा मैंने बेचे हैं ना, बिक आज ही जाएंगे, अभी बिक जाएंगे बेटा, आपके डीमैट अकाउंट से माइनस भी हो जाएंगे, लेकिन बेटा 2 दिन में मिलेंगे पैसे। यानी कि क्या इंस्टेंट 1 सेकंड में सेटलमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। और आपको बेटा पूरी पिक्चर दिखानी है कि सेटलमेंट हो कैसे कैसे रही है। यकीन मानना, किसी भी बच्चे से पूछ के देख लेना, उसकी जिंदगी के इतिहास का 12 तक सबसे मुश्किल टॉपिक ये होता है और आपके लिए सबसे आसान होगा, प्रॉमिस है मेरी। अगर ये डायग्राम मैंने बनाया ना तो कोई चीज आसान करने के लिए बनाया, आपकी जिंदगी का सबसे आसान टॉपिक ये होगा, देख लेना चाहिए बेटा। अब काम की बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं चर्चा। T+1 डे में क्या होता है? ठीक है जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। T+1 डे में क्या होता है? एक बार वैसे बोल देता हूं, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन मंडे करी है तो उसकी सेटलमेंट वेडनेसडे हो जाएगी। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन ट्यूसडे की है तो उसकी बेटा थर्सडे हो जाएगी। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन थर्सडे की है तो उसकी सेटलमेंट मंडे होगी। अब ये क्या हुआ सर? सैटरडे और संडे शेयर मार्केट ऑफ रहती है, 5 दिन काम होता है हफ्ते में, 5 डेज अ वीक। सैटरडे और संडे ऑफ रहती है बेटा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है जी, बात समझ में आई? शेयर मार्केट का टाइम क्या है? आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो 9:30 to 3:30। वैसे मार्केट खुल जाती है 9 बजे ही पता लग जाता है निफ्टी ऊपर है या नीचे है, सेंसेक्स ऊपर है या नीचे है। करेंगे बात निफ्टी सेंसेक्स पे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर आपको जानना है तो मुझे भी बताना ही है। अगर आप जानने के लिए बैठे हो तो मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ, बहुत कुछ है मेरे पास तो बताने के लिए। ठीक है जी, करें जी बात आगे। लो प्यारे बच्चों, तो बेटा ये समझ में आया कि ट्रांजैक्शन वाला दिन एक चीज होती है, एक दिन होता है T+1 डेज का, दूसरा नाम होता है पे इन डे। और बेटा एक और दिन आता है जिसको हम बोलते हैं T+2 डे, इसी दिन सेटलमेंट होने वाली है। हर ट्रांजैक्शन की जो टी डे में हुई होगी इसकी सेटलमेंट T+2 डे में हो जाएगी बेटा। इसको हम बोलते हैं पे आउट डे, या एक और नाम होता है इसका रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। ठीक है जी, अभी मैं आपको एक काम करता हूं, एक अच्छा व्यू मिले आपको, तो बेटा टी डे का डायग्राम अलग बनाना, T+1 डे का बिल्कुल अलग बनाना होगा, मैं तो इसके आगे ही बनाऊंगा, और T+2 डे का बिल्कुल अलग बनाना, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या फर्क आ जाता है एक दिन में और उससे अगले दिन में क्या फर्क आ जाता है। ठीक है जी, तो आप एक काम करेंगे, पहले टी डे का डायग्राम बनाना शुरू करो। तो बेटा अभी सुनो, अब नेक्स्ट डे आ चुका है T+1 डे, इसका दूसरा नाम है पे इन डे। और एक बात बताऊंगा, बाय चांस ऐसा हुआ जब मैंने डायग्राम बनाया, ये इतना अच्छा बना, मतलब जब आप किसी चीज के लिए इनिशिएट करते हो तो भगवान भी आपकी मदद करता है। अभी दिखाऊंगा क्या हुआ था इस डायग्राम में, बाय चांस एक काम हुआ था।
तो बेटा मैं डायग्राम बना रहा था, T+1 डे का दूसरा नाम पे इन डे होता है। और देखना पे इन डे से एक चीज याद कराऊंगा आपको। अब क्या होता है पे इन डे में बेटा, सिंपल एक वर्ड बोलूंगा मैं, ये याद रखना है। पे इन डे में क्या होता है, ब्रोकर की पोजीशन न्यूट्रल हो जाती है, सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंच जाता है। सुन लो क्या बोल रहा हूं। पे इन डे आ गया T+1 डे, स्टॉक एक्सचेंज ने बुलाया ब्रोकर, तेरी यूजर आईडी से कुछ कल ट्रांजैक्शन लगी थी और ब्रोकर तेरी यूजर आईडी से कुछ ट्रांजैक्शन लगी थी, लाओ दे जाओ फटाफट से पैसे और शेयर दोनों दे जाओ। यानी कि ब्रोकर बिल्कुल खाली हो जाएगा, ब्रोकर की पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी T+1 डे पे, सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंच जाएगा। कैसे बेटा, स्टॉक एक्सचेंज ने कहा तेरी यूजर आईडी से ट्रांजैक्शन लगी थी कि तू 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रहा है रिलायंस के, ला फटाफट 1 लाख देके जा। बेटा इसने अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख माइनस कर दिए और बेटा स्टॉक एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में 1 लाख प्लस कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं। इस ब्रोकर को बुलाया कि तेरी यूजर आईडी से कल एक ट्रांजैक्शन लगी थी कि तू 1000 शेयर रिलायंस के बेच रहा है, ला 1000 शेयर देकर जा। बेटा इसने अपने डीमैट से 1000 शेयर को माइनस किया और बेटा स्टॉक एक्सचेंज के डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर को प्लस कर दिया। बस इतना काम होता है T+1 डे में। यानी कि देखो तो ब्रोकर की पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल। क्या है कुछ ब्रोकर के पास, देख लो खाली हो चुका है, ये सब कुछ किसके पास पहुंच चुका है, स्टॉक एक्सचेंज के पास। और बाय चांस की बात है भाई, इसका नाम है पे इन डे और हर चीज इन हो चुकी है। देख लो मेरे डायग्राम में हर चीज यहां पर आ चुकी है बेटा। यहां से चला था पैसा, पैसा पहुंच चुका है यहां पर, यहां से चले थे शेयर और यहां पहुंच चुके हैं। हर चीज इन हो चुकी है बेटा, नाम ही पे इन डे है बेटा। ठीक है जी, बढ़े आगे बेटा, बात करेंगे T+2 डे की। फटाफट से आप इस डायग्राम को नोट करेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब सेटलमेंट का दिन आ चुका है। आज की ट्रांजैक्शन जो बेटा हमने करी थी 2 दिन पहले, आज उसकी सेटलमेंट कर दो। डे का नाम है बेटा T+2 डे, एक और नाम है बेटा पे आउट डे, एक और नाम है बेटा रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। तो आज बेटा सेटलमेंट हो रही है। मान लो ट्रांजैक्शन ऑन मंडे हुई थी बेटा और आज वेडनेसडे है और आज बेटा हमने ट्रांजैक्शन को सेटल करना है। कैसे ट्रांजैक्शन सेटल होती है इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगेन स्टॉक एक्सचेंज बस एक ही बंदे को पहचानती है, उसका नाम है ब्रोकर। वो नहीं जानते इन्वेस्टर कौन है। स्टॉक एक्सचेंज ने बुलाया कि ब्रोकर तू कल शेयर दे गया था 1000, तेरे पैसे आए पड़े हैं, ले ले पैसे फटाफट से। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ ब्रोकर को जानती है बेटा। ये बात मैं टॉपिक शुरू करने से पहले समझा चुका हूं, वो इन्वेस्टर से डायरेक्ट लिंक में कभी नहीं होती। इसने बोला स्टॉक एक्सचेंज ने तू कल 1000 शेयर दे गया था, ले तेरे पैसे आए पड़े हैं, पैसे पकड़ अपने। बेटा इसने पैसे ट्रांसफर कर दिए अदर ब्रोकर को। अदर ब्रोकर मतलब पैसे दिए थे इसने लेकिन दिए दूसरे ब्रोकर को। सेम बात बेटा इस ब्रोकर के साथ करी। कल तूने 1 लाख रुपए दिए थे, तेरे शेयर आए पड़े हैं, ये ले अपने शेयर ले जा। और बेटा यहां से शेयर माइनस कर दिए और दे दिए बेटा दूसरे ब्रोकर को। तो बेटा यानी कि दोनों ब्रोकर को कुछ ना कुछ मिल चुका है। लेकिन बेटा क्या ये इनको बिलोंग करता है, ये ब्रोकर के शेयर या पैसे हैं? नहीं बेटा, तो आप अपने अकाउंट में रख भी नहीं सकते, हाथों हाथ ट्रांसफर कर दो जिसको बिलोंग करते हैं। ये ब्रोकर क्या करेगा बेटा, 1000 शेयर माइनस करेगा अपने डीमैट से और बेटा इन्वेस्टर के डीमैट में क्रेडिट कर देगा। और ये ब्रोकर 1 लाख रुपये माइनस करेगा और बेटा इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। लो प्यारे बच्चों, हो गई सेटलमेंट। T+2 डे पूरा हो गया, काम की बात। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन देखो, 1 लाख रुपए गए थे, 1000 शेयर आ गए। 1000 शेयर गए थे, 1 लाख रुपए आ गए। करनी आई सेटलमेंट? कैसे टी डे, कैसे T+1 डे, कैसे T+2 डे, किसी पे भी आ जाए शॉर्ट नोट, खा जाओगे इसको। तो आप डायग्राम आया समझ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे, चलो फटाफट से बनाओ बेटा डायग्राम। तो बेटा हम नोट्स में हैं पेज नंबर 98 पर।
ये पूरा टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, मैं रेलेवेंस बता देता हूं थ्योरी की। बेटा प्रैक्टिकली हम सब जान चुके हैं, लेकिन आपको बता देता हूं जहां से मैंने डायग्राम बनाना शुरू करा ना, वो पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट है। यानी कि शुरू के 5 पॉइंट थ्योरी के हमने पढ़े ही नहीं है बेटा, अब पढ़ने हैं। काम की बात करें सर स्टार्ट। डायग्राम जहां से स्टार्ट होता है वो पॉइंट नंबर 6 से है बात बेटा। शुरू के 5 पॉइंट पढ़ने और बहुत आराम से समझेंगे। कहता है इफ एन इन्वेस्टर विशेस टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटी he has to first approach a registered broker or a sub broker or enter into an agreement with him. The investor has to sign a broker client agreement and a client registration form before placing an order to buy or sell security. He has to provide certain other detail and information. These include, पढ़ूंगा क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, काम की बात बेटा। कहता है इफ एन इन्वेस्टर विशेस टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटी, आप इन्वेस्टर हो, कोई भी सिक्योरिटी बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, यू हैव टू फर्स्टली अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर। सबसे पहले किसी ब्रोकर के पास जाओ, उसका एग्रीमेंट साइन करो, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, और कहता है ना क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सर देखो, जैसे स्कूल रजिस्ट्रेशन करता है, ट्यूशन रजिस्ट्रेशन करती है, सेम बेटा ब्रोकर भी रजिस्ट्रेशन करता है कि उसके पास कितने क्लाइंट हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की चर्चा मैंने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि हमें पता है नॉर्मल सी चीज है। तो काम की बात क्या, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, और कहता है बेटा जब साइन करोगे तो कुछ डिटेल देनी पड़ेंगी आपको ब्रोकर को। क्या देनी पड़ेंगी, आराम से रीड करते हैं। सबसे पहली चीज लिखी है पैन, EN तो नहीं लिखा ना, PAN फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब काम की बात बता देता हूं, 1 मार्क का MCQ क्वेश्चन बेटा। पेपर हमारे से कहता है शेयर मार्केट में डील करने के लिए जो सबसे नेसेसरी एक चीज है वो लिखो, वो बेटा पैन है। पैन के बिना कोई डीलिंग नहीं हो सकती शेयर मार्केट में, अकाउंट ही नहीं खुलेगा डीमैट। सबसे नेसेसरी चीज क्या है, पैन। कोई अगर एक नेसेसरी चीज है, और आपको समझ में आ रही होगी यहां NSDL की इंपॉर्टेंस। सर NSDL कौन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया में पैन कार्ड भी इशू करता है। तो बेटा पैन सबसे नेसेसरी चीज है, मैं पहले बोल रहा हूं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है। चलो अगली है बेटा डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, और आपको मैं बता चुका हूं DOB और एड्रेस का प्रूफ क्या होता है, आपका आधार कार्ड, दोनों का प्रूफ होता है बेटा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए 3rd पॉइंट छोड़ दो, 4th पॉइंट रेजिडेंशियल स्टेटस समझ आता है बेटा। रेजिडेंट, इंडिया के रेजिडेंट पे अलग टैक्स रेट है और फॉरेन रेजिडेंट पे अलग टैक्स रेट है। इसी वजह से आपको साबित करना पड़ेगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो। कहता है बैंक अकाउंट डिटेल भी देनी है ब्रोकर को, डीमैट डिटेल भी देनी है। सब समझ में आया, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लॉजिक समझ नहीं आया बेटा। हो सकता है ब्रोकर कभी लड़की देने को तैयार हो जाए अपनी, तो बता दो आप कितने पढ़े लिखे हो, ये है इसका लॉजिक। मतलब इलॉजिकल बात लिख देते हैं यार, मतलब मेरी गलती नहीं है। आप कहोगे आपने ही तो नोट्स बनाए यार, NCERT लिखते हैं, मुझे लिखना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। लॉजिक नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई भी, बस यही एक लॉजिक मुझे समझ में आता है कि इन्वेस्टर थोड़ा स्मार्ट हुआ, ब्रोकर ने सोचा अपनी लड़की की शादी कर दूं, तो पूछ ही लेता है बताओ कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। शिवांशु खुश है, आज ही खुलवाएगा ये। चलो जी, पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2 पे तो लिख ही लेना इलॉजिकल। मेरा तो बस चले मैं पेपर में ना लिख के आऊं, लेकिन NCERT ऐसी ऐसी बातें करती है, पेपर में लिखना पड़ता है मजबूरी में। मतलब अभी पॉइंट नंबर 2 पता है क्या कहेगा, सुनो कितनी मजेदार बात कहेगा। पॉइंट नंबर 2 कहेगा एक डीमैट अकाउंट खुलवा लेना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और एक बैंक अकाउंट खुलवा लेना किसी बैंक में। ओ भाई, जब मैंने फर्स्ट पॉइंट में बैंक अकाउंट डिटेल दे दी और डीमैट अकाउंट डिटेल दे दी, ऑब्वियस बात है खुलवा के दी होगी। मन तो कर नहीं रहा था कोई भी अकाउंट नंबर दे दो या कोई भी डीमैट दे दो, ठीक है ना। NCERT ऐसी ऐसी बातें करती है, मेरा तो भाई दिमाग ही पगला जाता है, क्या बातें कर रहे हो भाई। पहले पॉइंट में देनी थी बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल, अब खुलवाने जाओ, अब खुलवाने चले जाओ बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट। मतलब अलग ही लेवल के प्रोसीजर है इनके। चलो जी खैर, बुक की गलतियां निकालना तो हमारा काम बन चुका है, ठीक है जी। 2 पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, द इन्वेस्टर देन प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर। Clear instruction have to be given about the number of share and the price at which share should be bought or sold। कहता है अब इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस कर सकता है
और जब भी ऑर्डर प्लेस करने लगो क्लियर इंस्ट्रक्शन देना अपने ब्रोकर को किस प्राइस पर शेयर खरीदना या बेचना है। ठीक है जी बेटा, ऐसा ही होता है। मैं लेकिन आपसे एक बात पूछता हूं, कुछ चीजें मैंने डायग्राम में इंट्रोड्यूस नहीं करी, लेकिन मजा बहुत आएगा बेटा, सुनने की बात है बेटा। ब्रोकर को कॉल लगाई से इन्वेस्टर ने कि मैं रिलायंस के 1000 शेयर खरीदना चाहता हूं, 100 के दाम पर खरीद ले। मैंने उसके बाद बोला ब्रोकर ऑनलाइन जाएगा, कनेक्ट करेगा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, तभी तो ट्रांजैक्ट करेगा। सर 20-30 सेकंड तो लगेंगे इतने काम में, मिनिमम भी मान लूं तो आपकी 16 GB स्पीड आ रही हो तो। वैसे तो 5G भी नहीं चलता, 4G भी नहीं चलता अपने देश में, लेकिन मैं बोलता हूं 16 GB स्पीड आ रही हो तब भी बेटा कम से कम 20-30 सेकंड तो लगेंगे। 20-30 सेकंड में आपको नहीं लगता प्राइस कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? शेयर मार्केट है भाई, प्राइस तो ऐसे बदलती है जैसे आपने कभी सोचे भी ना हो। 20-30 सेकंड में ही बेटा बंदा बन भी जाता है, उजड़ भी जाता है, ऐसे ऐसे काम देखे मैंने शेयर मार्केट में। तो बेटा आप सोचो, मैंने तो उसी प्राइस पे सब कुछ करके दिखा दिया जो एग्जांपल दिया, इसके एंगल से भी सोच लो। इसने भी कहा है बेटा अपने ब्रोकर को 1000 शेयर बेच दे 100 के दाम पर। सर 100 का दाम चलेगा कि नहीं चलेगा 20-30 सेकंड बाद, ये किसने देखा? अब देखे क्या होगा ऐसे केस में, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। चलो पॉइंट नंबर 4, द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस। सर काम की बात है, पढ़ लो। आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन तो दे दी, यू आर अ इन्वेस्टर। थर्ड पॉइंट कहता है क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देना इसको, किस प्राइस पर बाय करना है, किस प्राइस पर सोल्ड करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन देना, दे दिया आपने। सर ब्रोकर ऑनलाइन गया, कनेक्ट करा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को, इट विल टेक टाइम, यूजर आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा, टाइम लगता है भाई। क्या कह रहा है बेटा? वो कोशिश करेगा शेयर को मैच करने की एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस। सर 100 पे नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, कोरे कागज लिख के ले लो, जो आप दाम कहोगे उस पर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे कोशिश करेगा। अब सर बेस्ट अवेलेबल प्राइस ये क्या है? ये तो यार बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है। देखो सोचने की बात है, इसके लिए बेस्ट क्या होगा? सस्ते से सस्ता। भाई ये तो खरीदने जा रहा है, इसके लिए बेस्ट क्या है? सस्ते से सस्ता। इसने 100 रुपए बोला, क्या पता 99.50 में मिल जाए। और इसके लिए बेस्ट क्या होगा? महंगे से महंगा। इसने कहा 100 पे बेच दे, क्या पता 101 पे बिक जाए। सर देखो सेम प्राइस पे ट्रांजैक्शन चलेगी, मैं नहीं मान रहा, क्योंकि मैं सारा दिन ये देखता हूं प्रैक्टिकल चीज कभी भी नहीं होता बेटा। सेम पे तो बिल्कुल नहीं होगा शेयर मैच। आपने जो बोला है उससे कुछ ना कुछ प्लस होगा या कुछ ना कुछ माइनस होगा। ब्रोकर बेटा कोशिश करेगा आपको बेस्ट दिलवा कर दे। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। पॉइंट नंबर 5 लास्ट है, थ्योरेटिकल पॉइंट, बाकी सारा डायग्राम सेम है। चलो जी, when the share can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically। सर बड़े काम की बात कहता है, when the share can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and the order will be executed electronically। वैसे बता देता हूं काम की बात क्या है बाबू। मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल बिल्कुल लीक से हटकर है। कहता है जब आप शेयर बाय करने लगते हो, सेल करने लगते हो, ये दोबारा एक बार कम्युनिकेट करता है ब्रोकर के टर्मिनल पे कि आप क्या खरीद या बेच रहे हो। इसकी क्या जरूरत है? समझा देता हूं क्या जरूरत है बेटा। मैं अपनी गैलरी में जाता हूं, 10 पिक को सेलेक्ट करता हूं और डिलीट का बटन दबाता हूं। मुझसे दोबारा पूछता है एक बार, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट 10 आइटम्स? क्यों बेटा, गलती से भी क्लिक हो सकता है। तो मुझसे दोबारा पूछा जाता है बेटा अगर मैं अब डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूं तो डिलीट हो जाती है। सेम बात यहां पर है बेटा। जब आप शेयर बाय करने की, सेल करने की ट्रांजैक्शन डालो, ये नहीं बटन दबाते ही काम हो जाएगा बेटा। इट विल अगेन कम्युनिकेटेड ऑन द ब्रोकर टर्मिनल। ये दोबारा पूछेगा क्या आप श्योर हो, आप रिलायंस के 1000 शेयर खरीदना चाहते हो 100 के दाम पर। आपने क्लिक करा प्लेस ऑर्डर, तो बेटा प्लेस हो जाएगा। और अगर आपने कर दिया कैंसिल ऑर्डर तो कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है ना गलती से क्लिक हो गया हो, तो एक क्लिक पे नहीं हो जाएगा काम, 2 क्लिक लगेंगे बेटा। समझ आई बात?
बिल्कुल ओके बात, क्लैरिटी के साथ 5 पॉइंट समझ में आए। 6 से तो बेटा आसान ही बहुत है कहानी, ठीक है जी। चलो 6 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अब बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड within 24 hours the broker issue a contract note. This note contain the detail of number of share bought or sold, the price, the date and time of deal and the brokerage charge. मैंने पहले ही बताया हुआ है बेटा। कहता है जिस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। क्या क्या लिखा होगा? किस प्राइस पर शेयर खरीदे या बेचे हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीदे या बेचे हैं, किस कंपनी के हैं बेटा, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या और ब्रोकरेज कितनी है मेरी, सब कुछ भेज देगा जी, ठीक है जी। ये कहानी कब तक हो जाती है? टी डे में ही हो जाती है ये कहानी, ट्रांजैक्शन वाले दिन ही हो जाती है ना कहानी। ये तो देता 24 घंटे आपको, पर 24 घंटे लगाता कौन है बेटा? 1 मिनट लगाते हैं हम तो टी डे में ही ये कहानी निपटा देते हैं हम। चलो जी, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू, अब देखो यहां से बेटा मैं प्रैक्टिकल चर्चा करूंगा, एक बार डायग्राम पूरा रब कर देता हूं, पूरा रब कर देते हैं ताकि बेटा फटाफट से पॉइंट के साथ साथ चर्चा कर सके। क्या क्या लिखा है? लो जी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया, इस ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया होगा इस इन्वेस्टर को और इस ब्रोकर ने दिया होगा इस इन्वेस्टर को, ठीक है जी। पढ़े 7th पॉइंट, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बॉट। सर कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया, मेरी तरफ देखना। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड, आपके पास प्रूफ है ना शेयर बिक चुके। Now the investor has to deliver the share sold or pay cash for the share bought. सर दोनों के एंगल से लिखी हुई है लाइन, देख लिया, दोनों के एंगल से लिखी हुई है, दोनों के एंगल से बोल रहा है। और ये डायग्राम की ब्यूटी है बेटा, आपको टाइम नहीं लग रहा होगा समझने, ठीक है जी, बात समझ आई। Now the investor has to deliver the share sold or pay cash for the share bought. ओके बात, बढ़े आगे, यही पॉइंट सबसे काम का है समझने के लिए। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कहता है ये काम कर लेना कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते ही, और मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट नोट कब मिल जाता है? लेकिन बेटा लीगल टाइम इज 24 आवर, लेकिन 1 मिनट में मिल जाता है। तो बेटा जैसे ही मिल जाए वैसे के वैसे काम कर देना, यानी कितना काम टी डे में निपट जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ना, और बिफोर द डे when the broker shall make payment or deliver the share to the exchange, this is called paying day। बेटा इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे 7th पॉइंट को, टेक्निकल है, फंसाया हुआ है पर फंसता नहीं बंदा इसमें, देखो समझना बहुत आराम से। कहता है now the broker has to deliver the share sold or pay cash for the share bought. This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make payment or deliver the share to the exchange. This is called the paying day। सामने देखना बेटा क्या बोल रहा है पहली लाइन में, अब आपको क्या करना है? डिलीवर कर देने हैं जितने शेयर आपने बेचे हैं, अब आपको बेटा कैश पे कर देना है जितना आपने खरीदा है। कहता है ये काम कर देना, या तो ऐसे कर देना या तो ऐसे कर देना। बेटा बीच में ना वर्ड है और जब और वर्ड होता है ना, इस बात का मतलब और इस बात का मतलब सेम होता है, सेम होता है ना, सेम ही निकलेगा। कहता है नाउ द, अब मेरी बात सुनेंगे बस, अब कोई नहीं नीचे देखेगा, सर मेरी तरफ देखेंगे, टेक्निकल बातें समझाऊंगा मैं। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बॉट। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। और कहता है ये काम कर देना कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते ही, कॉन्ट्रैक्ट नोट टी डे में मिल जाता है बेटा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। और यानी कि बेटा इस और वाली बात का मतलब टी डे निकलना चाहिए, टी डे ही निकलेगा। बहुत आराम से पढ़ेंगे, अब रीड करेंगे मेरे साथ साथ और के बाद से। और बिफोर द डे, उस दिन से पहले वाले दिन, बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवर द शेयर टू द एक्सचेंज। कहता उस दिन से पहले कर लेना है काम जिस दिन ब्रोकर को पैसे और शेयर स्टॉक एक्सचेंज को देने पड़ते हैं। ये किस दिन देने पड़ते हैं भाई? आपके पास डायग्राम बना हुआ है, ये T+1 डे में देने पड़ता है। कहता उससे पहले वाले दिन कर लेना है काम, यानी कि इस बात का भी मतलब टी डे निकला। सर देखा ना, इसे कहते हैं लॉ को पढ़ना।
मजा आता है ना ऐसी रीडिंग में, एनालिसिस देखा आपने कैसे करा हमने, समझ आया? टीचर्स को भी समझाना है, उन्हें भी नहीं पता बेटा, ठीक है ना, वो थोड़ी डील करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें तो रटा रटाया बस पता है, उन्होंने कहना हाँ ऐसे ऐसे होता है। टीचर तो कह देता जब कोई मुश्किल टॉपिक आता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, रीड कर लेना। चलो जी बेटा, काम की बात लास्ट लाइन बोलती है, दिस इज कॉल्ड द पे इन डे। T+1 डे को हम क्या बोलते हैं? पे इन डे बोलते हैं। ये बात हो चुकी है। पॉइंट नंबर 7 तक कोई दिक्कत तो नहीं, बड़े आगे। अब बेटा फटाफट से निपटा रहे हैं। बाबू कहता है कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन अ पे इन डे। हाँ जी, कैश इज पेड एंड सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन अ पे इन डे। क्या होता है पे इन डे पे बेटा? कैश इज पेड एंड सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन अ पे इन डे। सर ऐसा ही होता है? आप अपना डायग्राम देख लो, ऐसा ही होता है ना जी। T+1 डे पे ब्रोकर की पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल, हर चीज किसके पास है? स्टॉक एक्सचेंज के पास है। आगे बढ़ो, विच इज बिफोर द T+2 डे एज द डील हैज टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज ऑन द T+2 डेज कोल्ड रोलिंग सेटलमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल ओके बात। कहता है अब आप क्या करो, कैश पे कर दो, सिक्योरिटीज डिलीवर कर दो, ये काम पे इन डे पे कर लेना। क्यों? क्योंकि T+2 डे पे सेटलमेंट होनी है, जिसको हम रोलिंग सेटलमेंट साइकिल बोलने वाले। निपट गया जी 8 पॉइंट तक। 9 पॉइंट, ऑन द T+2 डे, आ गया बेटा कयामत का दिन। हाँ जी, ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। क्या कह रहा है बेटा? T+2 डे पे क्या होगा? एक्सचेंज विल मेक पेमेंट और डिलीवर द शेयर टू द अदर ब्रोकर। इसने शेयर दिए थे ना, इसको शेयर नहीं मिलेंगे, इसको मिलेंगे पैसे। और इसने क्या दिया था बेटा? पैसे दिए थे, इसको क्या मिलेंगे? इसको मिलेंगे शेयर। इसे हम पे आउट डे बोलते हैं बेटा। और लास्ट पॉइंट में ये पॉइंट भी क्लियर कर देगा कि ब्रोकर अपनी जेब में ना डाल के बैठ जाना, सब कुछ किसका है? इन्वेस्टर का, उसको दे दो बेटा। चलो जी 10 पॉइंट, द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन डीमैट फॉर्म, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। अच्छा, द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन डीमैट फॉर्म होगा, डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। ठीक है जी बेटा, ब्रोकर क्या करेगा? अपने पास नहीं लेगा शेयर की डिलीवरी, हाथों हाथ ट्रांसफर कर देगा बेटा इन्वेस्टर के डीमैट में। और सेम बात बोल देता हूं बेटा, यहां वाली बात मैंने नहीं लिखी, लेकिन आप लिख सकते हो बेटा। ये ब्रोकर पेमेंट भी नहीं रख सकता अपने पास, ये पेमेंट भी किसको ट्रांसफर कर देगा? इन्वेस्टर को। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय। कुछ एक्स्ट्रा बात का जिक्र जरूर करूंगा इस टॉपिक से कल। ठीक है जी, बाय बाय।